डॉक्टर विजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर वित्तीय प्रबंध के तत्व के अंतर्गत अपन अनुपात विश्लेषण, रेशो एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे। और एक चैप्टर था, एक पॉइंट था करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होते हैं, क्यों बना जाते हैं, किसके लिए बेनिफिट्स दायक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आते हैं, उसकी डिटेल्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। प्रीति लिमिटेड का 31 मार्च 2014 को चालू संपत्ति व चालू दायित्व क्रमशः 80,000 रुपये और 40,000 रुपये थे। निम्नलिखित सौदों का प्रीति लिमिटेड के चालू अनुपात पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से प्रभाव बताइए। नए भवन को 30,000 रुपये नगद में क्रय किया। मशीन का 10,000 दीर्घकालीन बैंक के माध्यम से क्रय। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि नया भवन 30,000 रुपये में नगद रूप में किया गया, कैश में खरीदा है बिल्डिंग। मशीन का 10,000 दीर्घकालीन लोन लिया उसने, लॉन्ग टाइम लोन के बारे में। 10,000 रुपये अंतिम लाभांश का भुगतान और 1,000 रुपये लाभांश कर का भुगतान उसने किया है, कैश में किया है, ध्यान रखिएगा। व्यापार योग्य माल का उधार क्रय, यहाँ पर स्टॉक बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स भी आ रहे हैं अपने यहाँ। आगे जाके वो बोलता है कि इसका सॉल्यूशंस कीजिए कि चालू अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू चालू अनुपात होता है, करंट रेशियो होता है। करंट रेशियो की जब बात कर रहे हैं तो उसने ये कहा था कि 80,000 रुपये और 40,000 रुपये प्रारंभ में उसकी चालू संपत्तियां और चालू दायित्व थे। तो अगर मैं उस समय करंट रेशियो निकालता हूं तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी 80,000 अपॉन 40,000 रुपये। तो यहाँ पर मेरे आ रहा है करंट रेशियो के रूप में 2:1, 2:1। जो पॉइंट 1 लेता है कि 30,000 रुपये का भवन नगद खरीदने से चालू संपत्तियां नगद से कम हो जाएगी, करेक्ट बात है। पहले पॉइंट के अंदर उसने कहा 30,000 रुपये मैं कैश के रूप में भवन खरीद लूंगा। तो आप कैश यानी करंट असेट्स को आप लेस कर दीजिए। आपकी करंट असेट्स पहले कितनी थी, 80,000 रुपये। 30,000 रुपये आपने लेस कर दिए तो आप करंट असेट कितनी हो गई, 50,000 रुपये। तो 50,000 अपॉन 40,000 इक्वल टू 1.25 अनुपात 1 का रेशियो आपके सामने निकल के आता है करंट रेशियो में। अगली बात करते हैं। वो बोल रहा था कि 10,000 रुपये की मशीन दीर्घकालीन बैंक ऋण से खरीदने पर चालू संपत्तियों और चालू दायित्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। देखिए उसने कहा था दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म, और करंट असेट्स के अंदर हम या करंट लायबिलिटीज के करंट की बात करते हैं जिसका भुगतान हम 1 साल के अंदर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट्स का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी बात की थी उसने कि 10,000 रुपये का अंतिम लाभांश चुकाने पर 1,000 रुपये तथा 1,000 रुपये का लाभांश कर चुकाने के बाद संपत्ति और दायित्व किस प्रकार होंगे। मान लीजिए हमने लाभांश चुका दिया तो हमारा केस 10,000 रुपये से कम हो गया। एक टैक्स के लाभांश कर चुकाने, ये अगली बात कर रहा था वो, 1,000 का लाभांश कर चुकाने से चालू संपत्तियां भी कम हो गई है, यानी कुल मिला के 11,000 रुपये हमारे केस में से कम हो गया है। लेकिन उधर दूसरी तरफ क्योंकि हमने भुगतान कर दिया हमारा लाभांश का, इसलिए हमारी करंट लायबिलिटीज भी 11,000 से कम हो गई है। तो पहले वाले सूत्र के हिसाब से 80,000 रुपये में से 11,000 कम कर देंगे और 40,000 रुपये में से 11,000 कम कर देंगे। तो हमारे सामने इस पॉइंट के अंदर 69,000 अपॉन 29,000 यानी कि 2.38 अनुपात 1 का रेशियो हमारे सामने निकल के आता है, करंट रेशियो। अगली बात कर रहा था कि व्यापार सामग्री उधार खरीदने से, एक तरफ तो अगर उसने खरीदा है उधार तो सीधी सी बात है स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी 5,000 रुपये से। स्टॉक करंट असेट्स है तो मैंने करंट असेट के अंदर 80,000 प्लस 5,000 यानी कि 85,000 कर दिया सीधा साधा। दूसरी तरफ 5,000 का दायित्व ही बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने उधार खरीदा है। उधार मतलब हमको चुकाना तो अल्टीमेटली पड़ेगा, क्रेडिटर्स। तो 40,000 प्लस 5,000 रुपये यानी 85,000 अपॉन 45,000 यानी 1:8:1 यानी 1.19 अनुपात 1 हो जाता है। उपयुक्त चारों व्यवहारों का सामूहिक प्रभाव देखता हूं मैं। तो देखिए 80,000 रुपये था, 30,000 रुपये मेरा कैश में गया था, 11,000 रुपये मेरा डिविडेंड और टैक्स में चले गया था और 5,000 रुपये का स्टॉक बढ़ गया था मेरा। तो इस प्रकार 44,000 रुपये मेरे करंट असेट्स हो जाती है।
लेकिन जब बात करता हूँ दूसरी तरफ मैं, तो मेरी करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज 40,000 रुपये थी, उसमें से मैंने 5,000 रुपये मेरी करंट लायबिलिटीज मैंने बढ़ जाती है क्योंकि मैंने स्टॉक बढ़ा लिया था अपना, और 11,000 रुपये मैंने घटा दिए क्योंकि मेरा लाभांश और कर चुकाने के पश्चात मेरा 11,000 चला जाता है। तो इस समय करंट लायबिलिटीज हो गई 34,000 रुपये। अतः 44/34 बराबर 1.2:1 का रेशियो हमारे सामने आता है। इस प्रकार जो चालू अनुपात इन व्यवहारों के पूर्व 2:1 था, वह इन व्यवहारों के बाद प्रभाव से घटकर 1.29 अनुपात बन जाता है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे एसेट्स, पहले हमारे पास दो के रूप में एसेट्स थी और एक दायित्व था, और अब हमारे पास 1.29 एसेट्स है और एक दायित्व भुगतान करने के लिए हमारे पास है। तो इस प्रकार करंट रेशियो की बात हो जाती है। अगला एक सवाल और आपके सामने निकल के आता है, वो कह रहा है कि निम्न सूचनाओं के चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। From the following information, calculate the current ratio. Working capital is 2 lakh rupees. Total debt is 4.50 lakh rupees. Long term debt is equal to 2,50,000 rupees. Solution is here. The formula is current ratio upon current ratio equal to current assets upon current liabilities. We can see, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट लायबिलिटीज का होगी, तो करंट लायबिलिटीज है मेरी कितनी, मेरे पास है टोटल डेब्ट 4 लाख रुपए। 4 लाख में से अगर मैं लॉन्ग टर्म डेब्ट को हटा दूंगा तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। तो करंट लायबिलिटीज है 2 लाख रुपए, निकल के आ गई आपके सामने करंट लायबिलिटीज 2 लाख रुपए। अब जब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज आ गई तो करंट असेट्स क्या होगी, तो करंट असेट के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल की बात करता हूँ। वर्किंग कैपिटल मेरे पास है कितनी, 2 लाख रुपए। अगर वर्किंग कैपिटल और मैं करंट लायबिलिटीज को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास करंट असेट्स आएगी, तो 4 लाख रुपए मेरे पास करंट असेट आती है। इस प्रकार करंट असेट 4 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2 लाख रुपए, तो 2:1 का रेशियो आपके सामने आता है करंट रेशियो। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। थैंक यू वेरी मच।